करता हूं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं बिहार बोर्ड परीक्षा की। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी वीडियो साबित होगा, क्योंकि बच्चों के मन में जो भी कन्फ्यूज़न चलते रहते हैं, आज वो सारे कन्फ्यूज़न खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वाले बच्चों के लिए पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे। और कुछ बच्चों की बिहार बोर्ड में शिकायतें बहुत होती हैं कि सर क्या पूछेगा, कितना नहीं पूछेगा, मॉडल पेपर देख के डर लग रहा है, ये वो दुनिया भर के बहुत सारे क्वेश्चन। उन सबको बस अगले 10 से 15 मिनट में पूरी तरीके से समझने की कोशिश की जाएगी और हर एक बात को विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा निवेदन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले स्टूडेंट हैं, ये बच्चे हों या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले बच्चे हों, उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बढ़िया होगा, लेकिन खास करके ये बायो वालों के लिए है, तो विशेष रूप से क्योंकि हम बायो के टीचर हैं, ठीक है ना। तो चलो 2026 में क्या करें, बस इतना काम करो। पहला, पढ़ना क्या है। आप लोगों का दिशा निर्देश ही कभी कभी गलत हो जाता है, तो फोकस कीजिए किन बातों पे। पहले लिखा है 12th बायोलॉजी में टॉप करने का सबसे आसान तरीका क्या है। देखो, सबसे आसान तरीका तो यही है, पढ़ाई करना। क्या है? पढ़ाई करना। जिसमें पहली लाइन लिखी है 12th बायोलॉजी टॉप करने का सबसे आसान तरीका, सिर्फ किस चीज पर फोकस करना, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, पहला काम, जिससे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेंगे सब बन जाएंगे। हर चैप्टर के एंड में दिए गए सवालों को जरूर करो, क्योंकि 70% सवाल वहीं से आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे, बिहार बोर्ड को भी तो बताना है कि हमारी सरकार में या हमारे रहते हुए शिक्षा का स्तर बढ़ा है, उसको फेल थोड़ी करना है आपको। वो पासिंग मार्क तो आपको देगा, लेकिन वो जो 30% के लिए आपको हार्ड वर्क करना है ना, वो सबको करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी टॉपर बच्चे की स्टडी में आओगे। तो 70% तो आराम से आप कर लोगे जितना भी पेपर हो रहा है, बस वो 30% के लिए आपको टॉपर बनना है, ठीक है ना। दूसरी चीज, डायग्राम को रोज एक बार ड्रॉ करो, यह चैप्टर में एक्स्ट्रा नंबर दिलाता है। तो डायग्राम का कहने का मतलब, बिहार बोर्ड बायोलॉजी या बायोलॉजी का कहीं भी चित्र पेपर हो रहा होगा, वहां पे डायग्राम का अहम रोल होता है। और सबसे जरूरी बात, हर दिन एक शॉर्ट टॉपिक पढ़ो, लंबे चैप्टर एक साथ मत उठाओ, ताकि परेशानी हो, टेंशनलाइज हो जाओ थोड़ा बहुत। और दूसरा, स्मार्ट स्टडी करो। टॉपर बनने के लिए हार्ड वर्क तो ज़रूरी है, पर स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। हार्ड वर्क कहने का मतलब कि जब तक बढ़िया नंबर आएगा नहीं, उसके लिए पूरे कंटेंट को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तो उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। और स्मार्ट वर्क ये नहीं कि अब फालतू की चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अगला है एनसीईआरटी पढ़े कैसे। सर जी, एनसीईआरटी के बारे में तो बता दिए, पर पढ़े कैसे ही नहीं समझाएं। लिखा है, चैप्टर शुरू करने से पहले डायग्राम को देखो, यह चैप्टर का पूरा आइडिया दे देता है कि क्या क्या होंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी। डायग्राम अहम रोल निभाएगा। दूसरा, हेडिंग की कीवर्ड्स को हाइलाइटर से मार्क करो। पूरी एनसीईआरटी को हाइलाइटर से रंग डालो, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ताकि जब एग्जाम नज़दीक रहे तो एक दिन दो दिन पहले पूरी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत ना हो। जो ये तुमने एनसीईआरटी बुक में हाईलाइट की हुई, केवल उस पढ़ने की, और उसको पढ़ने में 10 से 15 मिनट भी लगेंगे, आधा घंटा तो बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरा, लास्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चन खुद से लिखकर सॉल्व करने की कोशिश करो। अब यहाँ पर एक लाइन लिखा है, खुद से लिखकर। कुछ बच्चे क्या होता है कि आंसर तो याद है, पर उसने कभी बैठ के लिखने की नहीं, तो पता ही नहीं है कि कितना टाइम लगेगा हमको लिख। एग्जाम में तो आपका टाइम लिमिट सेम है सबके लिए, तो आंसर आते हुए भी तुम्हारा छूट जाएगा दूसरा क्वेश्चन। पता नहीं चल रहा है कि तुमको इसको लिखने में कितना समय लगना है, डायग्राम बनाने में कितना समय लग रहा है। तो कम से कम एक बार खुद प्रैक्टिस किया रहो, और यही टॉपर बनने के लिए सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या है, फ़ायदेमंद। तो प्रैक्टिस आपको निखारेगी, तो प्रैक्टिस करना मत छोड़ना, किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो। बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट फिगर कौन से हैं, देखो, इस पे एक वीडियो हम बना देंगे, अपलोड करवा देंगे, और उसमें 12th बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट फिगर हैं जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको बता दिए जाएंगे और उसको समझ लीजिएगा। हालांकि इसमें कुछ नाम पहले से दिए हुए हैं, जैसे दिया है फ्लावर का, एम्ब्रियो सैक का, स्पर्म का, ओवम का, डीएनए के स्ट्रक्चर का, रेप्लिकेशन का, ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसलेशन का, फूड चेन का, पिरामिड का, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। पर जो चित्र वाला वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे, उसमें चित्र भी रहेगा, और उसको कितना बनाना है, कितना नहीं बनाना है, कैसे लेबलिंग करनी है, ये सब चीज़ों पर विशेष रूप से उस वीडियो में देख लीजिएगा। अगला, बायोलॉजी में राइटिंग। भाई साहब, बहुत बड़ा योगदान है राइटिंग का 12th के पेपर में या बायो के पेपर में। लिखा है, राइटिंग नीट रखो, मतलब साफ सुथरा रखो। यह आपका
हाफ कॉन्फिडेंस यही बढ़ा देता है कि हमारा पेपर अच्छा हुआ है। दूसरा, आंसर शुरू करो डिफिनीशन से, फिर हेडिंग और पॉइंट में एक्सप्लेन करो, लास्ट में डायग्राम हो तो जरूर बनाओ। डायग्राम जरूर बनाओ, बगैर डायग्राम के आंसर लिखने की कोशिश ही ना करो। हो सकता है कुछ चीज़ें तुमने डिफिनीशन में या उसके डिस्क्रिप्शन में ना लिखी हो, पर वो डायग्राम में हो तो एग्जामिनर क्या करेगा, वो फिगर से ही समझ लेगा कि इसने फिगर में सारे नाम लिखे हैं बच्चे ने, तो हो सकता है कि डिस्क्रिप्शन में या डिफिनीशन में भी पूरी तरीके से अच्छे से लिखा हो, तो वो उसको नहीं पढ़ेगा। तो उस चीज़ पर भी विशेष फोकस करिएगा। एग्जामिनर को समझाना है क्वेश्चन को, अपने हिसाब से कहानी नहीं लिखनी है बड़े बड़े आंसरों की, इस चीज़ का ध्यान रखना। सिंपल लैंग्वेज हो, अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करो, साफ सुथरा लिखने की कोशिश करो, और जिससे तुम्हें मिलेंगे पूरे नंबर। सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करो। रटन के जाओगे किसी टीचर के परिभाषाओं को, चाहे मैं अपनी ही बात करूं या किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, तो वो तुमको ना तो लाइन बाय लाइन याद रहने वाले हैं और ना ही तुम एग्जाम में लिख पाओगे। तो कोशिश करो उसको साफ सुथरा लिखने की कोशिश करो। 1 महीना बचा है, क्या करें भैया, 1 महीना बचा है तो पहले सिलेबस को डिवाइड करो। पहले सप्ताह में हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को और जेनेटिक्स वाले चैप्टर को खत्म करेंगे। जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में जनन, मानव में जनन, जनन स्वास्थ्य, आनुवांशिकी, मेंडल वाला, ये चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर डालो। फिर डीएनए का आणविक सिद्धांत वाला, विकास वाला चैप्टर, मानव स्वास्थ्य एवं रोग दूसरे सप्ताह में। तीसरे सप्ताह में इकोलॉजी वाला सप्ताह पूरा पढ़ के ख़त्म करेंगे और फिर रिवीजन करेंगे और डायग्राम बनाएंगे ताकि हम चीज़ों को बढ़िया से समझ सकें। और किसी भी चीज़ को, सबसे ज़रूरी चीज़, रटने की कोशिश नहीं करना है। रटने की कोशिश नहीं करना है। जितनी अधिक जानकारी एक्वायर कर सकते हो करो। 1 महीने तक हार्ड वर्क करना है, करो। 1 महीने तक लोगों से खुद को दूर रखना है, रखो। दूसरे महीने से अपना घूमना आराम से, लेकिन 1 महीना अपने लिए काम करो। कभी भी कोई तुम्हारे लिए काम नहीं आएगा परीक्षा में, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो। और अगर कोई टीचर तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा डीप पढ़ा रहा है, बहुत ज़्यादा वास्ट पढ़ा रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा है आपको, वो सबसे अच्छा काम कर रहा है, रीज़न बता दें तुमको हम। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो लिख लोगे 35 नंबर के, पर ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछेगा कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कम से कम हर चीज़ को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करो और हर चीज़ को लिखने की कोशिश करो। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला, रिवीजन ज़रूरी है। रिवीजन ज़रूरी है। प्रत्येक चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहला, उसका डायग्राम याद रखो हर प्रश्न के उत्तर का। उसके छोटे छोटे कीवर्ड बनाओ। कीवर्ड बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो जैसे हम टाइफाइड एक बीमारी का नाम ले रहे हैं, तो वो सैल्मोनेला टाइफी या एबरथेला टाइफोसा नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। इसका जांच विडाल टेस्ट कहलाता है। इसके लिए एंटीबायोटिक औषधियाँ उपयोग करते हो, 21 दिनों तक में ये ठीक हो जाता है। ये सब चीज़ें छोटे छोटे कीवर्ड होते हैं, जिसको लिखना चाहे तो हम एक कहानी का रूप देके लिख सकते हैं। दूसरा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को जरूर करना। इस चीज़ का तो एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसमें, ये जरूर आप करके जाना, ठीक है ना। अगला क्या लिखा, डायग्राम भी मार्क्स दिलाता है। बिल्कुल भैया, डायग्राम बिना भी मार्क्स मिलते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनमें कह देता है कि इसका सचित्र वर्णन कीजिए, तो भैया डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेकिन डायग्राम हो तो मार्क्स जरूर बढ़ जाते हैं। अगर चित्र में, ये प्रश्न में ये भी नहीं कहा है कि आप चित्र सहित वर्णन कीजिए, तो अगर आपको लगता है समय है हमारे पास तो डायग्राम जरूर बना दो। वहाँ पे समय है तो डायग्राम जरूर बना दो और पूरे 3 घंटे 15 मिनट का पूरा भरपूर उपयोग करो। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर 5 मिनट में प्रैक्टिस करो डायग्राम का तो तुम पूरे नंबर ले सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। प्रैक्टिस ही तुमको निखारेगी इस चीज़ को, पूरी तरीके से ध्यान रखना। अगला क्या रखोगे, लिखा है एनसीईआरटी को कैसे अंडरस्टैंड करें, कैसे पढ़े समझे। देखो एनसीईआरटी डिफिकल्ट नहीं है, बस उसमें डायरेक्ट लाइनें लिखी होती हैं कि ये ऐसे होता है। कैसे होता है ये नहीं एनसीईआरटी समझाता, वो खुद समझिए। तो उसके लिए मैं हूँ, तो पैराग्राफ में सिर्फ मेन लाइन को अंडरलाइन करो ताकि एग्जाम जब नज़दीक आ जाए तो उस अंडरलाइन किए हुए हिस्से को तुम पढ़ के एग्जाम में चले जाओ, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव उससे हो जाएंगे, अच्छे खासे हो जाएंगे। पूरा रंगने की कोशिश मत करो, लाइन बाय लाइन हर लाइन। जो तुमको ज़रूरी लगे कि ये लाइन इस पैराग्राफ में जरूरी है, वही एक लाइन अंडरलाइन करो ताकि तुम पूरे एनसीईआरटी को आधे घंटे में एक बार पढ़ डालो एग्जाम टाइम पे, ठीक। अगला, एनसीईआरटी में बायोलॉजी का पहला पेज, जब तुम क्या कह रहे हो क्वेश्चन में, एग्जाम में तुम पहला पेज कैसे लिखोगे। एग्जाम में पहला पेज हमेशा साफ सुथरा लिखने की कोशिश करो। पहला पेज एकदम साफ सुथरा रखो ताकि जब एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी खोले तो उसका मूड सही हो, उसका मूड सही सेट हो कि यार लग रहा है बच्चे ने साफ सुथरा लिखने की। अब पहले कॉपी, पहले पेज पर छिछालेदार मचाए हुए हो तो फिर तो गड़बड़ हो ही जाएगा ना। तो हेडिंग भी होनी चाहिए, शॉर्ट नोट, डिफिनीशन, डायग्राम, हर चीज़ बढ़िया से साफ सुथरा लिखने की कोशिश करो। अरे यार तुमको 10 क्वेश्चन लघु उत्तरी के करने हैं, हर क्वेश्चन पे अगर तुम 6 मिनट में दो, 4 लाइन लिखने में 6 मिनट नहीं लगता है, ये मुझे भी पता है।
ठीक है ना। तो 6 दहम 60, 1 घंटे तुम्हारे निकल गए। 3 क्वेश्चन तुमको दीर्घ उत्तरी करने हैं। एक दीर्घ उत्तरी में तुम 20 मिनट ले लो, हालांकि तुमको 10 मिनट में भी तुम कर सकते हो, फिर भी 1 घंटा तुम्हारा निकल गया, 2 घंटे हो गए। अब 35 नंबर तुम ऑब्जेक्टिव घेरने के लिए तुम्हारे पास 1 घंटा 15 मिनट है, तो तुम 1 घंटा 15 मिनट में ऑब्जेक्टिव घेर OMR भरोगे। अरे 15-20 मिनट लगेगा, OMR क्वेश्चन आ रहा है तो भर के किनारे हो जाओगे। तो इस समय को भी इसी में उपयोग करो, इन्हीं दोनों में उपयोग करो। तो बढ़िया से समय लेके उपयोग करो, ये नहीं कि पहले लिख के बैठ गया और दूसरे मुंह देख रहे हो, हैं। ये गलती तो बिल्कुल मत करना, समय का पूरा पूरा उपयोग करना। बायोलॉजी में लॉन्ग आंसर कैसे लिखें, इस चीज़ पर विशेष रूप से। तो लॉन्ग आंसर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए अगर तुमको अच्छे नंबर चाहिए? सबसे पहले प्रश्न का छोटा सा डिफिनीशन, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, और फिर बगैर डायग्राम के नहीं छोड़ोगे लॉन्ग आंसर को। रीज़न, जब भी 5 नंबर का तुम्हारा पेपर होगा वो 3+2 के रेशियो में होगा या 2+3 के रेशियो में होगा। 3 नंबर चित्र के, 2 नंबर लिखने के, या 2 नंबर चित्र के, 3 नंबर लिखने के, जैसे तुम्हारा एग्जाम में रहा होगा प्रश्न उस हिसाब से। तो डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन और डायग्राम ये ज़रूर होना चाहिए तुम्हारे लॉन्ग आंसर में। लघु उत्तरी में भी अगर तुमको लगता है कि हाँ वहाँ पे होना चाहिए तो ज़रूर होना चाहिए। जैसे कल हमने 30 लघु उत्तरी प्रश्न किए तो उसमें आगे के प्रश्न कुछ लंबे लंबे थे, हम उसको मानते हैं कि वो दीर्घ उत्तरी में आ सकता है, लेकिन अगर वो चित्र आधारित रहा तो, अगर चित्र आधारित नहीं रहा तो वो लघु उत्तरी में ही पूछेगा। इस रूप को विशेष रूप से देखना, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन थे, ये ध्यान रखना उस चीज़ के। दूसरी चीज़, बायोलॉजी में हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट है क्या? तो लिखा है साइंस के पेपर में नीटनेस, आपको साफ सुथरा लिखने से लगभग 20% नंबर उसी से दे देता है एग्जामिनर। और बाकी तुमको किस लेवल का तुम लिख रहे हो, तुम्हारी राइटिंग क्या है, तुम्हारा क्लियर डायग्राम क्या है, उसमें तुम चित्र कैसे बनाए हो, इन सब चीज़ों को देखते हुए बच्चे टीचर आपको नंबर देता है। तो इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखिए। और लास्ट, रिवीजन नहीं हो रहा है तो क्या करें? लास्ट में क्या है, रिवीजन नहीं हो रहा है तो क्या करें? तो रिवीजन नहीं हो रहा है बच्चे तो ये नियम फॉलो करो, क्या कि हर चैप्टर को 5 मिनट में रिवीजन करने की कोशिश करो। कब? जब उस चैप्टर के तुम कीवर्ड्स बनाए होगे एक शॉर्ट नोट, तब 5 मिनट में डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कोशिश करो। 5 मिनट में इंपॉर्टेंट टर्म, शब्दावली, शब्द जो होते हैं वो याद करने की कोशिश करो। 10 मिनट में NCERT के एक क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करो, सबको मिला के, जिसका तुम क्या रिवीजन कर रहे हो, जिसका तुम डायग्राम याद करो, जिसके इंपॉर्टेंट टर्म याद कर रहे हो, इन तीनों को मिला के फिर एक उत्तर लिख रहे हो 10 मिनट में उसको। बस इतना करो, बायोलॉजी में पूरे साल याद रहेगी, कभी भूलेगा नहीं। रिवीजन स्मार्ट होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए। 3 चीज़ों पर फोकस करना है, ठीक है ना। बस इतनी सी बात ध्यान रखो। तो कहना यही था, समझाना यही था। और दूसरी चीज़, आप एग्ज़ाम को लेके परेशान मत होइए, आराम से चुपचाप शांति से पढ़िए। ये समय है सिर्फ अपने आप को समय देने का। कहा गया है कि स्वार्थी होना या लालची होना सबसे बुरी आदत है, पर मैं अपने हिसाब से अगर कहूँ तो लालची होना, स्वार्थी होना सबसे अच्छी आदत है। पर वो अच्छे चीज़ों के लिए लालच होना चाहिए, अच्छे चीज़ों के लिए स्वार्थी होना चाहिए। तो क्यों ना आने वाले 1-2 महीने हम खुद के लिए जिए और अपनी परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करें। हमें उन चीज़ों से दूर रखना है जो हमें एग्ज़ाम से दूर रखेगा। तो 2 महीने के लिए लालची बनो, पर अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है ना। जय हिंद।